नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है श्वसन तंत्र पर योग के प्रभाव पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन जून 2023 जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर है मास्टर ऑफ योगा का, जून 2023 में लॉन्ग क्वेश्चन 19 नंबर में आया है और इससे पहले भी 2019-20 में इसको रिपीट किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखो, खाली अगर आप योग के प्रभाव लिखोगे तो एक या दो पेज मैक्सिमम आप भर पाओगे, लेकिन इसको हमें बड़ा करने के क्या करना पड़ेगा कि श्वसन तंत्र के बारे में, और ज़रूरी भी है जब भी हम किसी विषय के बारे में लिख रहे हैं तो उसका जो संबंधित विषय उसके बारे में जरूर लिखना। तो पहले हमें श्वसन तंत्र के बारे में जान लेना आवश्यक है। श्वसन तंत्र क्या है? मनुष्य बिना भोजन के कुछ सप्ताह तथा बिना जल के कुछ दिनों तक जीवित रहता है, किंतु यदि श्वास क्रिया 5 मिनट के लिए भी रुक जाए तो मृत्यु हो जाती है। ऑक्सीजन के अभाव में ऊतक निष्क्रिय हो जाते हैं, हृदय स्पंदन बंद हो जाता है तथा कुछ समय बाद मस्तिष्क की तंत्रिकाएं निष्क्रिय होने लगती हैं। वास्तुतः जो ऑक्सीजन है वही जीवन है। वायुमंडल से ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का कार्य भूमिका पहले हमने बढ़ा दी, थोड़ी सी बढ़ाई कर दी श्वसन तंत्र की। अब मेन बात पे आ जाते हैं। वायुमंडल से ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का कार्य श्वसन संस्थान करता है। नासिका से लेकर फुसफुसीय वायु कोशों, फुसफुसीय होते हैं जो फेफड़े, वायु कोशों तक जिन अंगों से होकर वायु गमन करती हैं वे श्वास पथ का निर्माण करते हैं। यानी कि जो श्वसन संस्थान है उसके अंगों के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले आ जाती है नासिका। भाई, जो वातावरण की वायु है श्वास द्वारा जो हम पूरक करते हैं उसके द्वारा ही सांस को अंदर लेके जाता है। वातावरण की वायु श्वास पथ से नासिका के द्वारा ही प्रवेश करती है। तो प्रवेश करने के बाद वो कहाँ पे जाती है? जो हमारे पश्च जो नासारंध्र है, यानी जो पिछले जो हिस्से हैं नाक के, नासिका द्वार है, उनमें से गर्सनी में प्रवेश करती है। नासिका मार्ग को पार करके गर्सनी में पहुंचती है। अब गर्सनी क्या है? गर्सनी दो हिस्सों में आगे जाके बढ़ जाती है। पहला है श्वास नली, दूसरी है आहार नलिका। तो श्वास नली जो है, श्वास नली का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो होता है स्वरयंत्र। नंबर 3 पे आता है स्वरयंत्र। स्वयंत्री क्या है? जो श्वास नली है उसका सबसे ऊपरी भाग। और श्वास नली क्या है? यह सौरयंत्र के नीचे से प्रारंभ होकर फेफड़ों के शीर्ष तक पहुंचाने वाली नली होती है। एक पाइप होता है, ये वाइंड पाइप इसको बोलते हैं। ये पाइप होता है, ये फेफड़ों तक जाता है। और फिर ये क्या क्या होता है, अगला आगे जाके श्वास नली जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हो जाती है, जिसको बोलते हैं श्वसनिया, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स ये क्या होती है? जो हमारी जो फिफ्थ जो थायरोसिक वर्टिब्रा है, यानी कि जो हमारे कोलर बोन्स है, यहाँ से दो हिस्सों में बढ़ जाती है, दाहिने फेफड़े में और बाएं फेफड़े में, जिन्हें श्वसनिया कहते हैं। फिर आगे आते हैं, जो अगला अंग है छठा, वो है श्वसनिकाएं यानी ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या है? जो हमारी श्वसनी थी वो फेफड़ों में प्रवेश करने के पश्चात जब थोड़ा सा अंदर चली जाती है तो अनेकों छोटी छोटी सूक्ष्म शाखाओं पर शिक्षाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, बिल्कुल पतली। और आगे जाके यही जो श्वसनिकाएं हैं वो सातवां अंग बनाती है, क्या? वायु कोशिकाएं। आगे जाके जो ब्रोंक्यूल्स है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी यानी अति सूक्ष्म शाखाओं में विभाजित होते हैं, जिन्हें एल्वोलर डक्ट्स भी कहा जाता है। अब आता है फेफड़े। ये श्वसन तंत्र का सबसे मेन अंग है। इसके बारे में बात नहीं की तो श्वसन तंत्र का कोई मतलब ही नहीं होता। यह श्वसन संस्थान के मुख्य स्पंजी अंग होते हैं। फेफड़ों में ही ऑक्सीजन द्वारा रक्त शुद्धि का कार्य होता है। अब सबसे मेन है फेफड़े। फेफड़े जो होते हैं इनको स्पंजी क्यों कहा जा रहा है? कि ये स्पंजी होते हैं। जैसे बॉल को ऐसे स्पंज वाली बॉल नहीं आती, उनको हाथ से पिचका दिया फिर से फूल गए, ऐसे ही ये फूलते और पिचकते रहते हैं। तो एक जो फेफड़ा है उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसके अंदर हम पंप लेकर हवा भरने लगे तो जिस कमरे में हम मान लो बैठे हैं उस पूरे कमरे में ये फैल जाएगा, इतना ज़्यादा स्पंजी होता है, इतना फैल सकता है। अब आता है श्वसन तंत्र प्रायोगिक प्रभाव। तो सिंपल सा, सबको पता है इस बारे में, जो हम योग के स्टूडेंट हैं, कि योग में की जाने वाली सभी क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंधो, श्वास पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी बिना श्वास पर श्वास के योगिक क्रियाएं नहीं की जा सकती। अतः योग और श्वसन तंत्र का बहुत ही गहरा संबंध है, एकदम ब्लड रिलेशन इन दोनों का। अब आता है षटकर्मों का श्वसन तंत्र पर प्रभाव। बिल्कुल जैसे हमने पाचन तंत्र पर लिखा था, सेम वही चीज़ें लिख रहे हैं यहाँ पे भी। जितने भी हमें योग की क्रियाएं पता है सबका प्रभाव उसमें जिन का आपको ही पता लग जाएगा किनका है। अब षटकर्मों का कैसे है? पहले षटकर्मों के बारे में थोड़ा सा लिख दो कि जो हमारे
हठ योग के ग्रंथ हुए उन्होंने षटकर्मों के बारे में धोती बस्ती नेति नोली त्राटक कपालभाति बताया है। षटकर्मों में नेति तथा कपालभाति क्रिया का श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। अब जलनेति को जब हम लुटिया डाल के नासिका से पानी डालते निकालते हैं, उससे क्या होता है, नाक की सफाई हो जाती है। तो जो हमारे जो नासिका जो रंध्र है उनमें जो कफ जमा हुआ आता है, जो विजातीय पदार्थ, वो साफ हो जाता है। साइनस और कफ जैसी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। फिर घेरण संहिता में जो कपालभाति का वर्णन किया गया, कपालभाति का फायदा देखो, घेरण संहिता में जो कपालभाति बताया उससे क्या है, 3 तरह की बताए, शीतक्रम, वातक्रम, व्युतक्रम। तो ये वाली जो कपालभाति करते हैं घेरण संहिता वाली, तो इससे क्या होता है, हमारे जो कफ दोष है वो ठीक हो जाते हैं। मैं जैसे स्वात्माराम योगी जी ने भी कहा है कि महर्षि घेरण ने कहा है कपालभाति त्रिधा, 3 प्रकार की है कपालभाति, कुर्यात कफ दोष निवासिनी, कि ये 3 प्रकार के कफ दोषों का निवारण कर देती है, सभी प्रकार के कफ दोषों का निवारण कर देती है। तो जब कफ दोष ठीक हो जाएंगे तो हमारा श्वसन तंत्र अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर आता आसनों का श्वसन तंत्र पर प्रभाव। तो देखो आसनम में क्या है, महर्षि घेरण ने स्पष्ट कहा है, आसनेन भवेद दृढ़म, जो हमारे शरीर को दृढ़ता प्रदान करते हैं। और कुछ आसन है जैसे कि सर्वांगासन, उष्ट्रासन, चक्रासन, ये अभ्यास आप देखो खुद फील करके देखना, जब कोई आप आसन करते हो उससे हमारे फेफड़ों पर असर पड़ता है। लंबा गहरा श्वास भरते हैं हम तो फेफड़ों का फैलाव होता है उसमें, और जब आसन लगाते हैं तो जो खिंचाव आता है। तो जिन जिन आसनों का फेफड़ों खिंचाव उनके बारे में लिख दो, और फिर उनसे जो इफेक्ट पड़ता है वो हम लिख देते हैं। तो इस आसने वाले को आप पूरे 1 पेज पे फैला सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो कि जब हम उष्ट्रासन करते हैं तो दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं, कमर को मोड़ते हैं थायरॉइड रीजन से, उससे हमारे फेफड़ों में खिंचाव आता है, उससे फेफड़ों का विस्तार होता है। विस्तार जब फेफड़ों मजबूत, उससे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, और फेफड़े मजबूत हो गए तो पूरा श्वसन तंत्र मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। फिर हम सर्वांगासन के बारे में, चक्रासन के बारे में लिख के इसको बढ़ा सकते हैं। फिर आता है श्वसन तंत्र पर प्राणायाम का प्रभाव। अब प्राणायाम का क्या है, महर्षि पतंजलि ने तो तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम कहा है कि श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद करना ही प्राणायाम है। यानी कि श्वास और प्रश्वास से तो प्राणायाम का सीधा संबंध है। और श्वास प्रश्वास क्या है, ये पाचन तंत्र की दोनों क्रियाएं हैं, श्वसन तंत्र की दोनों क्रियाएं हैं, मुख्य क्रियाएं हैं ये। तो हमारे जो योगिक ग्रंथ उनमें कहा गया है कि यावदायु स्थितो देहे तावज्ज जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्कांति स्थितो वायु निरेदियत, कि जो ब्रह्मांड का यह वायु तत्व है यह हमारे शरीर में प्राण के रूप में विद्यमान है, और जब तक यह प्राण हमारे शरीर में तब तक ही हम जीवित हैं। प्राणायाम देखो, प्राण ही नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा। बोल देना प्राण पखे रूढ़ गए, प्राण क्या है, ब्रह्मांड का वायु तत्व। तो सिंपल सी है कि हमारे शरीर के लिए सबसे जो मुख्य आवश्यकता है वो प्राण है, और प्राणायाम द्वारा इस प्राण को सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में यौगिक क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है। अब प्राणायाम के बारे में आप लिख दोगे कि अनुलोम विलोम से ये फायदा होता है। जब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे नाड़ियों की शुद्धि होती है, इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। जब नाड़ियाँ शुद्ध होती है तो हमारा जो श्वसन संस्थान, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारा श्वसन संस्थान मजबूत होता है। फिर आप भ्रामरी के बारे में लिख दो कि भ्रामरी प्राणायाम जब हम करते हैं तो वह तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है, तंत्रिका तंत्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जब तंत्रिका तंत्र स्ट्रॉन्ग होता है तो वो सारे तंत्रों को मजबूत कर देता है। इस तरह से हम फैला फैला के चीज़ों को लिख सकते हैं। मैंने 3 पेज में किया, अब इसको 6 पेज तक, 8 पेज तक भी कर सकते हो। निबंध टाइप में लिखना है, यानी कम से कम 4 से 5 पेज तो आपको लिखने ही लिखने हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये सबसे आसान क्वेश्चन है, और इस वीडियो को आप सुनोगे तो लगभग सुनने से ही आपको लगभग ये याद हो जाएगा। 1-2 बार रिपीट कर लोगे तो आपका 19 नंबर का क्वेश्चन तैयार। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।